तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ग्रेडियंट कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। आज टॉपिक डालिए डाइवर्जेंस। और मैं बता दूं आपको, हालांकि ये लोग पूरा नाम नहीं लिखते हैं, पता नहीं कभी लिखते हैं कभी नहीं लिखते हैं। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी होता था, है ना। आज हमारे पास डाइवर्जेंस जो निकलेगा वो आप ध्यान रखिए हमेशा वेक्टर क्वांटिटी का निकलता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन ऐसे करके पूरा नाम आएगा, और यही बोलना सीखिए आप। मतलब डाइवर्जेंस जो है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी का निकलता है, और ग्रेडियंट जो डिफाइन होता है वो स्केलर पॉइंट फंक्शन पे डिफाइंड होता है जाकर के, ठीक है ना। हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं सदिश फलन का डाइवर्जेंस, हिंदी में भी वही बोलेंगे डाइवर्जेंस, जैसे भी हिंदी लिखी जाती हो। मुझे लगता है रा लगा दीजिए तो ज़्यादा सही है, डाइवर्जेंस, ठीक है। अब बात आती है कि ये डिफाइंड कैसे होगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए बोला गया है कि जो हमारा डेल ऑपरेटर है, और अगर हमारे पास फंक्शन एफ है, तो वैसे तो डेल के ऊपर भी वेक्टर लगाया जाता है, कुछ किताबों में इस तरह के नोटेशंस मिलते हैं, लेकिन आपकी बुक में नहीं है तो इसलिए हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। देखिए हायर क्लासेस की बुक्स में देखा है कि यहाँ पे भी वेक्टर होता है। आप वेक्टर है ये लगाया नहीं है उसके ऊपर, तो अगर आपने दो वेक्टर ये लिख दिए तो जाहिर सी बात है यहाँ बीच में आपके डॉट या क्रॉस ज़रूर आएगा। कन्फर्म है, गारंटीड है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा आपका। तो डॉट या क्रॉस, तो यहाँ डाइवर्जेंस जो है वो डॉट से डिफाइंड होता है, और इसे फिर हम कहेंगे डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है। अब आप इसे चाहे इलेबोरेट करके और इसकी वैल्यू डाल के सॉल्व करके चाहे जितना बनाते रहिए, मेन चीज़ ये है डाइवर्जेंस वेक्टर क्वांटिटी का इज इक्वल टू होता है डेल के साथ उसका डॉट ले लेना, ठीक है ना। ग्रेडियंट स्केलर क्वांटिटी का था और वो सीधे अप्लाई ऑपरेटर की तरह हो जाता था, लेकिन यहाँ पर उसके साथ डॉट प्रोडक्ट है। लिख लीजिए, थोड़ा सा लिखिए। यदि एफ वेक्टर ब्रैकेट में एक्स वाई जेड, ये इसका लिखने का मतलब है इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन कोई सतत कंटिन्यूअस मतलब तथा अवकलनीय सदिश है। कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल क्योंकि डेरिवेशंस इन्वॉल्व होने हैं, इसलिए तो ऐसा फंक्शन नहीं होना चाहिए कि आप उसका डिफरेंशिएशन ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में वो काम नहीं करेगा यहाँ। और जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा आपको पता होना चाहिए कंटिन्यूटी जो है वो नेसेसरी टेस्ट होता है, प्राइमरी टेस्ट होता है कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी का, कि कंटिन्यूअस तो होना ही चाहिए। वो पढ़ा होगा आपने, नेसेसरी बट नॉट द सफिशिएंट कंडीशन, इस तरह से। तो अवकलनीय सदिश फलन हो तो डेल ऑपरेटर तथा सदिश फलन एफ वेक्टर के अदिश गुणन डेल डॉट एफ वेक्टर को कैपिटल एफ वेक्टर का डाइवर्जेंस कहते हैं, एफ वेक्टर का डाइवर्जेंस कहते हैं, तथा इसे डाइवर्जेंस एफ यानी कि DIV, इस ये सिंबल DIV एफ वेक्टर से व्यक्त किया जाता है। देखिए चूँकि आप लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं इसलिए मैं इसमें ज़्यादा उस तरीके से नहीं डीप में जाना चाहता, लेकिन आप हल्का फुल्का ये समझ लीजिए कि जैसे मान लिया सपोज़ करिए आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और फिर वैद्युत बल रेखाएँ खींची जाती ना, याद है कुछ? वैद्युत बल रेखाएँ वगैरह खींची जाती हैं, प्लस पॉइंट से इस तरह से निकलती हैं, और माइनस पॉइंट पे इस तरह से एकत्रित होने लगती हैं, ठीक है। अच्छा चलो इसको छोड़ो। दूसरी ये बात ध्यान दो कि जैसे मान लिया सन है, तो सन से जब लाइट निकलती है तो उसको किस तरह से दिखाया जाता है? सन से लाइट निकलती है तो इस तरह से दिखाया जाता है, किरणें ऐसे फैल रही है, या बल्ब की लाइट भी है तो वो इस तरह से फैल रही है। तो इस चीज़ को कहा जाता है जैसे प्रकाश का प्रसार हो रहा है, और वही चीज़ एक तरह से यहाँ पे डाइवर्जेंस के लिए इस्तेमाल करी जा रही है, किसी चीज़ का डाइवर्ज होना। समझ रहे हैं आप? मतलब दिमाग में इसको फिट करने की तो कोशिश करिए। तो ये यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये यहाँ पे जैसे ये डाइवर्जेंस है इसका, ये भी ये उल्टा डाइवर्जेंस है। अगर डाइवर्जेंस एफ लेकर डॉट प्रोडक्ट लेके आपका पॉजिटिव आता है तो ये सेंस बन रहा है, आपकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये सेंस बन रहा है। तो इस तरह से आप दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए कि डाइवर्जेंस का मतलब जो है वो इस तरह की चीज़ें हैं कि उसमें कितना फैलाव, कितना प्रसार, क्या ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मतलब बेसिक मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस तो ये है, ठीक है ना। अदरवाइज क्योंकि हम मैथ्स में पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमें उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आप ये फॉर्मूला लिख दीजिए, डेफिनेशन लिख ली हमने, नीचे फॉर्मूला लिख दीजिए, और इसको अगर और खोल के लिखना चाहें हम तो I डेल बाई डेल एक्स प्लस J डेल बाई डेल वाई प्लस K डेल बाई डेल जेड
आई जे के ऊपर वेक्टर्स लग जाएंगे। डॉट प्रोडक्ट है इसका किसके साथ, एफ के साथ। अभी हम एफ को कार्टेशियन कंपोनेंट्स में नहीं डालते हैं, केवल एफ वेक्टर ही चलाइए। ऊपर ऐसा लग रहा है ऊपर है, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट हर एक के साथ हो जाएगा, यानी कि वेक्टर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इसका मतलब आई और डेल एफ ओवर डेल एक्स जो होगा जा करके उसका डॉट प्रोडक्ट, प्लस जे डॉट डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस के डॉट डेल एफ ओवर डेल सेट। इस तरह से सॉल्व करा जा सकता है। भाई आप ये देखिए, डेल एफ अपॉन डेल एक्स करके भी जो है क्वांटिटी आएगी वो वेक्टर होगी और आई के साथ उसका डॉट लगेगा। अब ऐसा मत सोच लीजिएगा जा करके कि हम इसको ये सॉल्व करके ऐसे लिखें कि आई, ठीक है, और डेल बाई डेल एक्स और फिर डॉट एफ वेक्टर ऐसे लगाए ना, ये ऑपरेटर है, ठीक है ना। ये पहले इस पे ऑपरेट होगा, जो क्वांटिटी वेक्टर बनेगी उसका आई के साथ डॉट लिया जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो तब आपको समझ आती हैं जब आप इसको इन डेप्थ सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे वेक्टर्स जो फिजिक्स में पढ़े उसकी भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए और तब आप इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद अगर मान लिया सपोज करिए हम एफ को कार्टेशियन कंपोनेंट्स में दे दें, तब क्या सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरा में लिखिए, यदि एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, तब डाइवर्जेंस इक्वल टू, यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, है ना। और इसमें बस ये है कि अगली लाइन में इसकी वैल्यू कंपोनेंट्स में डाल देंगे, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। अब यहाँ पर देखिए, आप फिजिक्स में ये चीज़ पढ़ चुके होंगे कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि वैसे तो ये है कि 3 ये कंपोनेंट है, 3 वो कंपोनेंट है, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 3 × 3 9 टर्म्स आएंगी। लेकिन आप देखें कि आई डॉट आई तो 1 होता है, लेकिन आई डॉट जे आई डॉट के 0 हो जाते हैं। तो उन्हीं से वो प्रॉपर्टी निकलती है कि आई केवल आई आई का प्रोडक्ट ले लो, जे जे का प्रोडक्ट ले लो, के का प्रोडक्ट ले लो। तो मैं लिख देता हूँ डेल एफ एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ वाई बाई डेल वाई प्लस डेल एफ जेड बाई डेल जेड। ये सॉल्व होके आ जाएगा। अच्छा, इसी चीज़ को अगर और ज़्यादा थोड़ा ढंग से लिखते, हालांकि लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर करते तो इस तरह से करते। मैं एक टर्म करके बता देता हूँ कि आई तो वेक्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका इसके स्केलर, ये अब एफ एक्स तो कंपोनेंट है ना उसका वेक्टर का पार्ट तो ये चला गया। तो आई और डॉट आई के साथ वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा और बाकी ये मिला करके डेल एफ एक्स बाई एफ एक्स हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट लाइन में आई डॉट आई को 1 कर दें, तब आपका ये आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आप ये दिखाएं, ठीक है ना। क्योंकि ये मैथ्स ऐसे बनाई जाती है कि जैसे आपने फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है ना। तो इस तरह से सॉल्व करने के लिए कभी कभी इस तरह भी लिख देते हैं आई डॉट आई डेल एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। क्योंकि ऐसा नहीं, इसमें तो आप सॉल्व करके ले आओगे, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में फिर दिक्कत होने लगेगी। तो आप ये तरीका ध्यान रखिए कि ये हुआ कैसे है। तो हुआ ऐसे है कि आई डॉट आई जो है वो 1 हो चुका है। वेक्टर को डॉट कर लिया, क्योंकि डॉट जो एग्जिस्टेंस है वो वेक्टर्स के लिए है, स्केलर्स के लिए नहीं है। तो वेक्टर्स अलग वो ऑपरेट हो गए और जो स्केलर्स थे वो अलग ऑपरेट हो गए जा करके। नीचे लिख दीजिए अब डाइवर्जेंस एफ। हालांकि इसमें भी इधर वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, लेकिन जो आंसर आ रहा है देखिए क्या है, इसमें आई जे के गायब हो गए। इसका मतलब डाइवर्जेंस एफ जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। लिख दीजिए डाइवर्जेंस एफ एक अदिश राशि है। डाइवर्जेंस से ही रिलेटेड एक और टॉपिक है हमारे पास, सोलेनॉइडल वेक्टर, यानी कि सोलेनॉइडल सदिश। इसका दूसरा नाम लिख दीजिए इनकम्प्रेसिबल वेक्टर फील्ड, और एक नाम है ट्रांसवर्स वेक्टर फील्ड, एक और नाम है डाइवर्जेंस फ्री वेक्टर फील्ड। कई तरह के नाम हैं, हालांकि आपकी बुक में केवल एक ही नाम दिया है, लेकिन मैंने और भी बता दिए हैं। कहीं उन नामों से अगर कह दिया जाए, ठीक है ना, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह के नाम हैं, तो कहीं कह दें वो कि ये शो करो ऐसा है ये, तो आप कहोगे कि ये तो मतलब नहीं समझ पाओगे उस टाइम पे। तो इतने नाम हैं, मैं मीनिंग भी बता दूंगा अभी सबके। पहले आप कंडीशन देख लीजिए। कंडीशन क्या है, सिंपल। अगर किसी वेक्टर फील्ड, सपोज वी वेक्टर फील्ड है, जैसे एफ थी अभी, अगर वो वी है, वी मान लेते हैं यहाँ पे। अब एक्चुअली ऐसा है ना, जो हायर क्लासेस की बुक है उसमें जब इस चीज़ को डिनोट किया जाता है यहाँ पे इस आर्टिकल में, तो वी से डिनोट किया जाता है। आपकी मर्जी, आप एफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब वही है कि उसी चीज़ को कॉपी मार देते हैं बुक्स में, तो वही चीज़ चलती रहती है। तो वहाँ पे अभी पिछले आर्टिकल में हम एफ वेक्टर पढ़ के आए हैं
और इसकी जनरल नोटेशन उसका ये है, यहाँ पे v बताया जा रहा है, ठीक है। तो अगर किसी वेक्टर का फील्ड का डाइवर्जेंस अगर 0 हो जाए तो उसे हम सोलेनोइडल वेक्टर कहते हैं। तो लिख लीजिए ज़रा इसके अंदर, यदि v वेक्टर कोई सदिश है, ये थोड़ा थोड़ा नज़दीक लिखा जाना चाहिए, दूर नहीं, डाइवर्जेंस है ना, तथा नेक्स्ट लाइन में बॉक्स में बंद कर लो, उसका डाइवर्जेंस निकालने पे 0 आता है अगर, तो नीचे लाइन में लिख दीजिए, तो v वेक्टर को सोलेनोइडल वेक्टर कहते हैं। अब देखिए आपकी बुक के हिसाब से तो डेफिनेशन ख़त्म, बिल्कुल। अब हम अगले आर्टिकल पे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन अब यह बात है कि याद भी कर लेंगे आप लोग, कोई ऐसी बात नहीं है, अगले साल भूल भी जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि ये दिमाग में कैसे फिट होगा। तो दिमाग में फिट होने के लिए थोड़ा सा आप लोग अगर मेरे साथ उसमें चलें थोड़ा सा इधर उधर, तो आप ये देखिए कि डाइवर्जेंस 0 का मतलब क्या है। जैसे मान लिया सपोज करो मैं भी कह रहा था ना कि इस तरह से या इस तरह से अगर कोई फील्ड है तो यानी कि उसका डाइवर्जेंस क्या है, पॉजिटिव, फैल रही है, वो प्रसार हो रहा है ना। अगर इस तरह से है कोई तो इसका मतलब वो डाइवर्जेंस उसका नेगेटिव है। तो मुझे बताइए डाइवर्जेंस 0 का मतलब क्या होगा। अगर मैं आपको ये दो डायग्राम दिखाऊं, इसका डाइवर्जेंस पॉजिटिव है, फैल रहा है, इसका डाइवर्जेंस नेगेटिव है, सिकुड़ रहा है, एक पॉइंट पे कन्फाइन हो रहा है, तो डाइवर्जेंस 0 का डायग्राम क्या होगा। और डाइवर्जेंस 0 का मतलब क्या होगा। मतलब कहने का ये है, अगर किसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस पॉजिटिव है तो वो फैल रही है, डाइवर्जेंस अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब वो कन्फाइन हो रही है एक पॉइंट पे, ठीक है ना। और अगर मान लिया डाइवर्जेंस 0 है तो उसका मतलब क्या है, वो आपस में पैरेलल हो गई है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, कैसे भी हो, डाइवर्जेंस 0 है, फैलाव नहीं है। रिलेटिव डिस्टेंस, इन दोनों लाइनों के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस यहाँ पे देखिए कम है, यहाँ पे देखिए बढ़ गई है, ये देखिए बढ़ गई डिस्टेंस, पहले कम थी तो प्रसार हुआ ना। यहाँ पे अगर मान लिया सपोज देखिए ज़्यादा थी, आगे बढ़े तो थोड़ा सा कम हो गई है। तो बोलने का मतलब ये है कि उनके बीच की रिलेटिव डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि कोई प्रसार नहीं होगा, वो पैरेलल लाइंस रहेंगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो नाम दिया गया है। अब देखिए सोलेनाइड क्या होती है, सोलेनाइड जो होती है वो इस तरह की होती है। ये नाम क्यों दिया गया सोलेनाइड का। सोलेनाइड मतलब वो परिनालिका जिसे कहते हैं, धारावाही परिनालिका सुना होगा ना आपने। तो उसमें क्या है कि कन्फाइंड रहता है मैग्नेटिक फील्ड, एक ही उसमें फैलता नहीं है। उसके सेंटर पे आप देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो उस केस में वही सेंस यहाँ पे बनाया है इन्होंने कि सोलेनाइडल वेक्टर का मतलब है उसके अंदर प्रसार नहीं है। इनकम्प्रेसिबल वेक्टर फील्ड, दब नहीं रही है, देखिए दब नहीं रही है। ट्रांसवर्स तो खैर अलग है, वो मीनिंग में नहीं समझा सकता इस टाइम पे। डाइवर्जेंस फ्री वेक्टर फील्ड, उसके अंदर डाइवर्जेंस नहीं है, यानी कि फैलाव नहीं है, यानी कि वो फैलाव क्या है, 0 है। समझ आ गया। अब ये चीज़ आपको थोड़ा सा दिमाग में और ज़्यादा अच्छे तरीके से रह जाएगी, क्योंकि ये मैथ्स है इसलिए उसमें ज़्यादा उसने वो डिटेल में नहीं खोला है उस चीज़ को। बस उन्होंने बता दिया कि हाँ भाई ये लो डाइवर्जेंस 0 है तो फिर ठीक है सोलेनाइडल बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन क्यों, क्या सोलेनाइड का मतलब क्या है वो तो अलग चीज़ होती है, यहाँ पर क्या मतलब है और ये चीज़ें। देवेंद्र पटेल लेट हो गए, अच्छा तो वीडियो ही देखना पड़ेगा क्योंकि अब मैं रिपीट नहीं मार सकता, इस पर काफ़ी चल चुका है सिलेबस। तो इस तरह से आपका डाइवर्जेंस से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं वो ख़त्म होते हैं। इनसे रिलेटेड एक दो रिजल्ट्स हैं वो अभी आएंगे आगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कर्ल, ठीक है ना। हेडिंग डाल ली, किसी सदिश का कर्ल, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, ये भी वेक्टर पे डिफाइंड होता है। किसी सदिश का कर्ल, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर के कर्ल के बारे में आपको पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको फिर से फिज़िक्स में ले चलता हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर की फ़िज़िक्स में कोई अगर एक बॉडी है और उस पर एक फिक्स्ड पॉइंट O है और आप कोई एक फोर्स लगाए हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। तो एक कंसेप्ट होता था कि इसको पीछे बढ़ा के इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ये A पॉइंट है जिस पर कि ये फोर्स लगा हुआ है, तो इसको पीछे बढ़ा के ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ये D डिस्टेंस अगर है तो, या और ये वाली डिस्टेंस जो है वो आपकी R है, R वेक्टर। तो अगर आपको याद हो कि टॉर्क, वैसे तो टॉर्क डिफाइन किया जाता था कि सिंपल अगर टॉर्क डिफाइन करें उसका मैग्नीट्यूड, तो वो तो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, घूर्णन अक्ष से उसकी लंबवत दूरी, यानी कि F इंटू और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस D आ जाएगी। लेकिन अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में कहें तो टो वेक्टर इज इक्वल टू
आर क्रॉस एफ, अगर हमें पोजीशन वेक्टर दिया है उसका तो आर क्रॉस एफ, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप शामिल हो जाता है उसके अंदर। टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, याद है ये चीज़ आपके यहाँ? ये चीज़ ज़्यादा थी फर्स्ट सेमेस्टर में, इसको ज़्यादा फोकस नहीं किया था क्योंकि ये चीज़ फिर थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल होने लगती है, तो इसको ज़्यादा टारगेट करते हैं, इसको कम टारगेट करते हैं। तो यहाँ पर उस टाइम पे अगर मैंने पढ़ाया था, आपको अगर याद हो, मेरे स्कूल के बच्चे जानते होंगे कि मैंने ये कहा था कि किसी भी वेक्टर में अगर आप आर से क्रॉस लेते हैं तो उसके अंदर रोटेटिंग टेंडेंसी आ जाती है। वो रोटेशनल, जैसे एक मोशन होता है लीनियर मोशन और एक रोटेशनल मोशन, एफ वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है लीनियर मोशन के लिए, लेकिन आर से क्रॉस करने पर वो रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होने लगता है। जो क्वांटिटी बनती है यानी कि उस फोर्स में मोशन की टेंडेंसी तो है फोर्स में, लेकिन आर से क्रॉस करने पे इसके अंदर रोटेशन की टेंडेंसी आ जाती है। ऐसे ही अगर आप लीनियर मोमेंटम लें, लीनियर मोमेंटम और उसका आर से क्रॉस कर लें, ठीक है ना, तो आपको जे मिलने लगता है, एंगुलर मोमेंटम मिलने लगता है, जे वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस पी। नॉर्मल डेफिनेशन देंगे तो लीनियर मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, उनकी मल्टीप्लाई से एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग तैयार होता है। अदरवाइज जे इक्वल टू आर क्रॉस पी, या फिर इसको एल से डिनोट करते हैं, एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। जे और एल दो नाम इसलिए चलते हैं कि आगे जाके जब हम बात करते हैं ना कि उसमें इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में बात करते हैं, तो उसके स्पिन का मोशन और उसका जो ऑर्बिटल मोशन है, उनके लिए जो दोनों से एंगुलर मोमेंटम तैयार होता है, तो वहाँ पे जे और एल का अलग अलग मतलब अलग अलग होता है। मतलब कहाँ जे यूज़ करना है, कहाँ एल यूज़ करना है, ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन आपकी क्लास में किसी बुक में एल मिल जाएगा, किसी बुक में जे मिल जाएगा, आपके यहाँ सिंपल से कंसेप्ट थे, तो इसलिए जे और एल किसी से भी चला सकते थे। तो अब हम इसी की बात कर रहे हैं। मान लिया सपोज करिए हमारा ये फोर्स, आगे बढ़ते हैं, अब यही फोर्स हमारा यहाँ पे न लग के यहीं पे लगने लगे, यहाँ पे लग जाए, बात बदल, ठीक है ना। मतलब पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जीरो हो जाए। ये अगर जीरो हो जाए तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। जैसे दरवाजे का एग्जांपल मैं देता था, तो दरवाजे के एग्जांपल में कहते थे कि हैंडल से उसको ऐसे ऐसे चलाओगे तो ठीक है, लेकिन अगर हैंडल को तुमने 90 पे खींचना स्टार्ट किया, मतलब जैसे ये दरवाज़ा है, ये दीवार है और ये दरवाज़ा है सपोज़ इस तरह से, और ये हैंडल लगा है, तो हैंडल को आप इधर चलाएंगे तो दरवाज़ा खुलेगा, बंद होगा। लेकिन अगर आप हैंडल से ऐसे खींचने लगे, यानी कि हिंज की डायरेक्शन, हिंज से परपेंडिकुलर जीरो हो जाए फोर्स की, तो दरवाज़ा फिर रोटेट नहीं करेगा, वो बाहर की तरफ मतलब खींच भी नहीं पाएंगे आप इसको। हाँ, ज़्यादा ताकत लगाएंगे, उखड़ के हिंज आ जाएगी बाहर। तो उस केस में जो है वो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो कर दें या फोर्स हमारा उसी एक्सिस से जाने लगे, किसी भी वजह से अगर हमारा जो ये टॉर्क है ये जीरो होने लगे, तो यानी कि हमारा कर्ल भी जीरो होने लगेगा, रोटेटिंग टेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो ये चीज़ थोड़ा सा फिजिक्स से आप ध्यान रखिए, इन्हीं चीज़ों को जो है यहाँ पे बताया जाएगा, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर मेन टॉपिक पे आ जाते हैं हम। लिखिए इसमें, यदि कैपिटल एफ वेक्टर कोई सतत तथा अवकलनीय सदिश फलन हो तो डेल ऑपरेटर तथा कैपिटल एफ वेक्टर का सदिश गुणन, अर्थात डेल क्रॉस एफ वेक्टर, सदिश गुणन को क्रॉस से शो करते हैं, को फलन एफ वेक्टर का कर्ल या रोटेशन कहते हैं, तथा इसे कर्ल एफ, ये इस तरह से CURL कर्ल एफ वेक्टर से या ROTF वेक्टर, रोटेशन ऑफ एफ वेक्टर से सूचित करते हैं। हालांकि ज़्यादातर यही लिखा जाता है, लेकिन अगर ये ROTF भी लिख दिया जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए पहले से पता करके रखिए। तो नेक्स्ट लाइन में फिर लिख दीजिए कर्ल एफ इक्वल टू इस तरह से, ये बॉक्स में बंद कर दीजिए। इसको और सॉल्व करना चाहें तो I डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड डॉट क्रॉस एफ वेक्टर। अब देखिए आप क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं इसमें। अब देखिए पुराने तरीके से I वेक्टर क्रॉस डेल एफ वेक्टर अपॉन डेल एक्स, ये कर सकते हैं आप। डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ वेक्टर लिया आपने और उसके साथ क्या करा, क्रॉस I के साथ कर दिया, प्लस जे क्रॉस डेल एफ वेक्टर अपॉन डेल वाई प्लस के क्रॉस डेल एफ वेक्टर ओवर डेल जेड। अभी के टाइम पे तो इतना ही कर सकते हैं। जब f दिया है कार्टेशियन कंपोनेंट्स की फॉर्म में नहीं दिया है, तो उस केस में आप इतना बस कर सकते हो और इसके आगे बढ़ नहीं सकते। तो ये अगर सॉल्व हो सकते हैं तो सॉल्व हो जाएंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, अदरवाइज ऐसे ही रह जाएगा। तो कर्ल की डेफिनेशन पूरी होती है हमारी,
फॉर्मूला भी आ गया, सब आ गया। अब बात आती है कि अगर ये कार्टेशियन कंपोनेंट में दिया हो तो उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक डाल दीजिए, सदिश फलन का कर्ल घटक के पदों में। तो इसमें आप कंडीशन डाल दें, यदि एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, तब कर्ल एफ इक्वल टू इतना इक्वल टू, अब यहाँ पे एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी पूरा एक वेक्टर 3 कंपोनेंट में आ गया। जैसे डेल कंपोनेंट में दिया था वैसे ये कंपोनेंट में आ गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको फिजिक्स के कंसेप्ट फिर से चाहिए होंगे। किसी को भी बता सकता है मुझे कि यहाँ पे ये कैसे सॉल्व होगा। अब एक शॉर्टकट तरीका होता है, 2 कंपोनेंट 2 वेक्टर अगर आई जे के फॉर्म में दिए हैं और मुझे क्रॉस चाहिए तो उस केस में कैसे क्रॉस निकलेगा। बिल्कुल सही बात है, आप इसकी डिटरमिनेंट बना देंगे। पहले लाइन में आई जे के आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरी लाइन में डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड आ जाएगा। और तीसरी लाइन में एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। तो जब ये सॉल्व होंगे तो जैसे डेल एफ जेड अपॉन डेल वाई है ना, डेल माइनस डेल एफ वाई अपॉन डेल जेड, ऐसे करके करके और आई के साथ ही लगते चले जाएंगे तो आएगा आपका वेक्टर ही। ठीक, अब एक टॉपिक डाल दीजिए और, इररोटेशनल वेक्टर, इररोटेशनल सदिश। कोई बता सकता है इसका मतलब क्या होगा। रोटेशन और इररोटेशनल, इररोटेशनल का मतलब क्या है, रोटेशन नहीं हो रहा है। इररोटेशनल मतलब उसके अंदर रोटेशन टेंडेंसी नहीं है। रोटेशन टेंडेंसी नहीं है यानी कि आर से क्रॉस लोगे तो वो 0 आएगा, यानी कि यहाँ भी वही है, कर्ल उसका अगर 0 एग्जिस्ट करता है कर्ल तो वो इररोटेशनल वेक्टर कहलाएगा। उसके अंदर रोटेटिंग टेंडेंसी नहीं है। आप समझ रहे हैं कितनी सिंपल सी बात है। तो अगर कंसेप्ट्स आपके ठीक हैं तो चीज़ें फिर जुड़ती चली जाती हैं आपस में, और नहीं तो ये सारी चीज़ें अलग अलग रहती हैं, आपको रटनी पड़ती हैं। लिख लीजिए इसमें, कोई सदिश एफ वेक्टर कॉमा इररोटेशनल कहलाता है, और नेक्स्ट लाइन में बॉक्स में बंद कर लीजिए, कर्ल एफ इक्वल टू 0, अर्थात उसका कर्ल 0 हो। तो अगर हम पे कभी आता है कोई कि ये फलाना वेक्टर शो करिए ये इररोटेशनल है, तो हम उसका कर्ल निकालेंगे और निकाल के 0 ला देंगे, कह देंगे ये इसलिए रोटेशनल है। तो अब हमारे पास ये इसके तीनों के कंसेप्ट्स आ गए हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। तीनों के बारे में जान लिया है। कल हम डाइवर्जेंस और कर्ल की जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखेंगे। बहरहाल आज हम इन तीनों में कंपैरिजन कर लेते हैं ज़रा। ग्रेडियंट, बस छोटा सा एक चार्ट बना लीजिए, डाइवर्जेंस, कर्ल। पहले तो ये निकलता है किसका, नंबर 1 ऑफ स्केलर का निकलता है, ये निकलता है वेक्टर का निकलता है, ठीक है ना, और ये भी वेक्टर का निकलता है। तो पहला जो फ़र्क आया इनके अंदर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल में, ग्रेडियंट स्केलर फंक्शन का डिफाइंड होता है, लेकिन डाइवर्जेंस और कर्ल जो है वो वेक्टर फील्ड के डिफाइन होते हैं। ये क्या होता है, डेल एफ केवल, या डेल फाई, कुछ भी कह दीजिए आप। स्केलर फंक्शन है तो स्मॉल एफ से शो कर रहे हैं, वेक्टर वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे। और डेल एफ ना इनटू है ना कुछ है, ये केवल ऑपरेटर और ऑपरेंड हैं, बस उनका जो रिश्ता होता है वही है बस। जैसे आप ये देखिए डी बाई डी एक्स, मैंने बताया भी था पहले, डी वाई बाई डी एक्स है, तो आप ऐसे थोड़ा ना कहोगे डी बाई डी एक्स का वाई में इंटू किया, इंटू इंटू कुछ नहीं होता। ये इंटू अगर होगा तो फिर कट सकते हैं, मैं इसीलिए काटने के लिए भी मना करता हूँ। जैसे डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी टी लिखा है, ठीक है ना, तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी में तो इंटू हो सकता है क्योंकि ये कंप्लीट क्वांटिटी है, ऑपरेटर ऑपरेंड कंप्लीट क्वांटिटी है। लेकिन आप ये कहो कि डी बाई डी एक्स का वाई में मल्टीप्लाई है, ये चीज़ गलत है, ठीक है। अच्छा, ये डेल एफ से डिफाइंड होता है आपका, ये किससे डिफाइंड होता है, डेल डॉट एफ वेक्टर से डिफाइंड होता है, और ये आपका डेल क्रॉस एफ वेक्टर से डिफाइंड होता है। तीसरा है, ये होता तो स्केलर का है लेकिन खुद ये वेक्टर होता है, ठीक है ना। ये होता वेक्टर का है लेकिन खुद स्केलर होता है, ये होता वेक्टर का है लेकिन खुद भी वेक्टर होता है। तो ये मेन ऐसे डिफरेंस है तीनों के बीच में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल में, जो आप अगर ये बना लेंगे और फिर पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ने के बाद फिर आप इसे जो है वो कंप्लीट करेंगे, मतलब एक बार देख लें तो आपको तीनों के वो दोबारा से फिर आपको यही देखने की ज़रूरत पड़ेगी जब कभी दोबारा रिवीजन करेंगे चैप्टर का, तो केवल इतने से आपको हल्के से याद आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें थी।
ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा। इसमें अब आप अपने हिसाब से और बढ़ा लीजिए। डाइवर्जेंस अगर ज़ीरो है, इफ़ अगर ये ज़ीरो है तो उसको हम कहते हैं सोलेनॉइडल, और इसमें अगर ये ज़ीरो है तो उसको हम कहते हैं एयर रोटेशनल। तो इससे आपको वो दोनों चीज़ें भी याद हो जाएंगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उससे भी। इस तरह से शॉर्ट में लिखना आप लोगों को हर चीज़ के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं के साथ, इन्हीं कंसेप्ट के साथ हम आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। चलिए, ओके।